बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत समकालीन भारत विषय का पहला अध्याय संसाधन एवं विकास। हम आपको बताएंगे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो बड़े लंबे प्रश्नों से थोड़े छोटे होते हैं या जिनका आपको 3.5 नंबर तक मिल सकता है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर आइए देख लेते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, ये आपके लिए कुछ प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अलग से यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। यहाँ पर देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि जो बड़े लंबे प्रश्नों से थोड़े छोटे होते हैं या जिनका आपको 3.5 नंबर तक मिल सकता है, ऐसे प्रश्न यहाँ पर आइए देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है बच्चों, भारत में भूमि निम्नीकरण के लिए मुख्यतः उत्तरदायी किन्हीं 4 मानवीय क्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो आप किस प्रकार से करेंगे? यदि इस प्रकार का प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है तो आप उत्तर में लिख सकते हैं। नंबर 1 वन कटाई, नंबर 2 खेती करने के गलत तरीके, नंबर 3 खनन, नंबर 4 अति पशुचारण और नंबर 5 अधिक सिंचाई। ठीक है, इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं दूसरा प्रश्न, खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट करें। जानते हैं आप खादर किसे कहते हैं और बांगर किसे कहते हैं? चलिए उत्तर में देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पर आप इस प्रकार से एक उत्तर के लिए टेबल बना सकते हैं और दोनों साइड में लिख सकते हैं, एक तरफ खादर एक तरफ बांगर। और उत्तर में बांगर में लिख सकते हैं बच्चों प्राचीन जलोढ़, और यहाँ खादर में लिखेंगे नए जलोढ़। दूसरा लिखेंगे कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट बांगर मिट्टी में, और यहाँ पर लिखेंगे अधिक बारीक व रेतीली, कौन सी? खादर मृदा। और यहाँ पर देखेंगे आप तीसरे पे लिखेंगे बार बार नवीनीकरण नहीं होता बांगर का, और खादर में लिखेंगे बार बार नवीकरण होता है। चौथा लिखेंगे नदी से दूर ऊंचे स्तरों पर पाई जाती है, जबकि खादर नदी के पास डेल्टा और बाढ़ निर्मित मैदानों में पाई जाती है। तो इस प्रकार से आप खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न आपके लिए, आइए देखते हैं। संलग्न रेखा चित्र को ध्यान से अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो यहाँ पर बच्चों पहला है किसी भू आकृति के अधीन भूमि का सबसे अधिक भाग आता है। दूसरा है पर्वतों का कोई एक लाभ बताइए। और तीसरा प्रश्न है बच्चों भारत के भूभाग में खनिज सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो है उत्तर में आप लिख सकते हैं, पहले का लिखेंगे मैदान पाए जाते हैं, दूसरे का लिखेंगे पर्वत भारत की कुछ निरंतर बहने वाली नदियों के प्रभाव को सुनिश्चित करते हैं, और तीसरे का उत्तर लिखेंगे पठारी भाग। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने इन तीनों प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आता है बच्चों चौथा प्रश्न, काली मृदा की विशेषताएं बताएं। तो आप जानते हैं काली मृदा की विशेषताएं क्या होती हैं। उत्तर में आप लिखेंगे, यदि आपको इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 कपास उगाने के लिए आदर्श मृदा मानी जाती है। दूसरा लिखेंगे रेगर मृदा भी इसे कहते हैं, और तीसरा लिखेंगे चिकनी मिट्टी से बनती है, और चौथा लिखेंगे फास्फोरिक तत्व प्रायः कम मिलते हैं, यानी कि इस मृदा में फास्फोरिक तत्व कम मिलते हैं। फिर इसके बाद बच्चों देखते हैं पांचवा प्रश्न, उन प्रमुख कारकों का वर्णन करो जो मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी हैं। तो कौन कौन से हैं बच्चों? उत्तर में आप लिख सकते हैं नंबर 1 मृदा निर्माण में धरातल, पैतृक शैल, जलवायु, वनस्पति तथा समय और अन्य जीव प्रमुख कारक हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे तापमान में परिवर्तन, जल, पवन तथा हिम नदी का कार्य। तीसरा लिखेंगे बच्चों रासायनिक और जैविक परिवर्तन। चौथा लिखेंगे मृदा में जैविक तथा अजैविक पदार्थ होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे लिखें बच्चों और अच्छे से याद भी करें। छठा प्रश्न है संसाधन नियोजन में प्रयुक्त उपायों का वर्णन करें। तो आप जानते हैं कौन कौन से उपाय किए जाते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 देश में संसाधनों की पहचान करना, नंबर 2 सर्वेक्षण या मानचित्र बनाना, नंबर 3 संसाधनों का गुणात्मक और मात्रात्मक अनुमान और मापना। चौथा लिखेंगे एक नियोजित ढांचा तैयार करना। पांचवा संसाधन विकास योजना का राष्ट्रीय विकास योजना से मिलान करना। इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है बच्चों आपके लिए सातवां प्रश्न, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण 4 श्रेणियों में करें, प्रत्येक का मुख्य लक्षण भी बताएं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों निजी संसाधन, नंबर 2 लिखेंगे सामुदायिक संसाधन, नंबर 3 राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है, आठवां प्रश्न है बच्चों मृदा संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, 4 विधियां भी बताइए। तो आपको 4 विधियां भी बतानी है। उत्तर में आप लिख सकते हैं समोच्च रेखाओं के अनुरूप जुताई करना, नंबर 2 लिखेंगे पहाड़ों पर सीढ़ी बनाकर, और नंबर 3 लिखेंगे पट्टीदार कृषि, और नंबर 4 आश्रय पेटी। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं चारों के
बारे में। इसके बाद बच्चों 9वां प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं के प्रमुख प्रकारों का संक्षेप में विवरण दीजिए। तो मृदाओं के बारे में आपने विवरण देना है बच्चों। उत्तर में लिख सकते हैं आप जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल और पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय और वनीय मृदा और मरुस्थलीय मृदा, ये भारत में पाई जाती हैं। इनके बारे में आप विस्तार पूर्वक जानने के लिए आपकी अपनी पाठ्य पुस्तक में देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है आपके लिए 10वां प्रश्न, संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का नियोजन क्यों आवश्यक है? तो आप जानते हैं क्यों आवश्यक है। उत्तर में आप लिखेंगे नंबर 1, देश में मौजूदा संसाधनों का पता लगाना, भंडार की मात्रा ज्ञात करना और उनका कुशल उपयोग करके मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। नंबर 2 लिखेंगे आप, ए और बै करके लिखें 2 खंडों में। संसाधन सीमित हैं, इसलिए इनका उपयोग उचित ढंग से किया जाए ताकि भविष्य के लिए बचाया जा सके। और बै लिखेंगे बच्चों, वितरण असमान है, इसलिए देश का समान विकास करने के लिए सभी संसाधनों का नियोजन अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करते रहें। और फिर आता है आपके लिए 11वां प्रश्न, संसाधनों के अति उपभोग से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं? तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई बच्चों, आप जानते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे संसाधनों का ह्रास। नंबर 2 लिखेंगे संसाधन समाज के कुछ ही लोगों के हाथ में, एक साधन संपन्न दूसरा संसाधनहीन वर्ग। और नंबर 3 लिखेंगे वैश्विक पारिस्थितिक संकट जैसे भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षय, पर्यावरण प्रदूषण और भूमि निम्नीकरण का होना। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बच्चों फिर है 12वां प्रश्न, खादर और बांगर में क्या अंतर है? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर हम पहले भी एक बार बता चुके हैं बच्चों। चलिए उत्तर में देख लेते हैं। उत्तर में लिखेंगे, एक तरफ लिखेंगे खादर, एक तरफ लिखेंगे बांगर और नंबर 1 लिखेंगे नवीन जलोढ़ और यहाँ पर लिखेंगे प्राचीन जलोढ़। खादर में फिर लिखेंगे अधिक बारीकी व रेतीली और यहाँ पर बांगर में लिखेंगे कंकड़ और कैल्शियम कार्बोनेट। और तीसरा लिखेंगे बार बार नवीनीकरण और बांगर में लिखेंगे बार बार नवीनीकरण नहीं। इसी प्रकार से चौथा लिखेंगे नदी के पास डेल्टा तथा बाढ़ और बांगर में लिखेंगे बच्चों नदी से दूर ऊंचे स्तर पर निर्मित मैदानों में पाई जाती है कौन? बांगर मृदा। अगला है बच्चों फिर 13वां प्रश्न, पृथ्वी सम्मेलन 1992 पर टिप्पणी लिखिए। तो आपको इसके बारे में जानकारी देनी है कि 1992 जो पृथ्वी सम्मेलन था। उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों नंबर 1 जून 1992 में रियो डी जेनेरो यानी ब्राज़ील में आयोजित। ठीक है। नंबर 2 लिखेंगे 100 से अधिक देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। नंबर 3 लिखेंगे विश्व स्तर पर उभरते पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल ढूंढने के लिए आयोजित। ठीक है। चौथा लिखेंगे नेताओं द्वारा भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर। और 5वां लिखेंगे भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति। ठीक है। इसके बारे में आपको टिप्पणी लिखनी थी पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में, तो आप यहाँ पर से लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों 14वां प्रश्न आपके लिए, मृदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है? विभिन्न उपायों को लिखो। तो आपको यहाँ पर उपाय भी लिखने हैं और बताना है किस प्रकार से रोका जा सकता है। उत्तर में आप क्या लिख सकते हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं नदियों पर बांध बनाकर उनके बहाव को कम करना। दूसरा लिखेंगे अधिक से अधिक वृक्ष लगाना। तीसरा लिख सकते हैं बच्चों मरुस्थलीय क्षेत्रों में कांटेदार वनस्पति लगाकर। और नंबर 4 लिख सकते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ी नुमा खेत बनाकर। नंबर 5वां लिख सकते हैं आप मरुस्थलीय क्षेत्रों के किनारों पर पेड़ लगाकर। इस प्रकार से आप जो है मृदा अपरदन को रोक सकते हैं। ठीक है बच्चों। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर 15वां प्रश्न है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र और कुल बोए गए क्षेत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस प्रकार के आपको प्रश्न करने को मिल सकते हैं बच्चों, पेपर में आपके ऐसे प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद भी करते रहें। तो चलिए उत्तर में देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शुद्ध बोया गया क्षेत्र किसे कहते हैं? हेडिंग डालकर लिखें। नंबर 1 कुल ज्ञात क्षेत्रफल का वह भाग जो कृषि के लिए उपयोगी हो। ठीक है। दूसरा लिखेंगे भारत में कुल क्षेत्रफल का लगभग आधा भाग शुद्ध बोया गया क्षेत्र है। तीसरा लिखेंगे गणना वर्ष में एक फसल के आधार पर। ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। उसके बाद लिखें कुल बोया गया क्षेत्र। नंबर 1 लिखेंगे, हेडिंग डालकर लिखें वह क्षेत्र जिसमें कृषि अवधि में एक से अधिक फसलें बोना। नंबर 2 लिख सकते हैं बच्चों कुल बोया गया क्षेत्र भारत में शुद्ध बोए गए क्षेत्र से बहुत अधिक। और तीसरा लिखेंगे बच्चों गणना वर्ष में एक से अधिक फसलों के बोए जाने के आधार पर, तो इसे कहेंगे कुल बोया गया क्षेत्र। ठीक है। आई बात समझ में। इसके बाद बच्चों देख लेते हैं 16वां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संसाधन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास किए गए हैं? जानते हैं आप क्या क्या किए गए हैं? उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में लिखेंगे नंबर 1 1968 में क्लब ऑफ रोम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित ढंग से संसाधन संरक्षण के पक्ष में अपनी आवाज़ उठाई। नंबर 2 लिखेंगे बच्चों 1974 में
सुमेसर ने पुस्तक स्माइल इज ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन की पुनरावृत्ति की। और नंबर तीसरा लिखेंगे बच्चों, 1987 में ब्रटलैंड आयोग ने सतत पोषणीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत की। महत्वपूर्ण योगदान पृथ्वी सम्मेलन 1992 द्वारा किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आप अपने इस प्रश्न का उत्तर याद भी करें बच्चों। साथ साथ इसके बाद 17वां प्रश्न आपके लिए, संसाधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है? जानते हैं आप क्यों आवश्यक है? उत्तर में आप इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। नंबर 1, संसाधन नियोजन संसाधनों के उचित उपयोग की तकनीकी और कौशल। नंबर 2, संसाधन सीमित और उनका वितरण असमान। नंबर 3 लिख सकते हैं बच्चों, विवेकपूर्ण उपयोग के नियोजन अत्यंत महत्वपूर्ण। नंबर 4 लिख सकते हैं, संसाधन नियोजन की आवश्यकता और क्यों है। फर्स्ट में लिखेंगे आप सीमित मात्रा में उपलब्ध और दूसरा नवीकरणीय हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों अपने इस प्रश्न का उत्तर। फिर देखते हैं 18वां प्रश्न। इस प्रकार से आपको एक प्रश्न पूछा जा सकता है, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के विभिन्न प्रकारों को समझाइए। तो आप समझा सकते हैं यदि आपको पेपर में पूछा गया। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण और हेडिंग डालकर लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ए, चाहे आप ऐसे लिख सकते हैं, ए लिखेंगे व्यक्तिगत संसाधन और पहला लिखेंगे व्यक्ति के स्वामित्व में और दूसरा लिखेंगे बाग, चारागाह, तालाब, कुआं आदि। ठीक है, इसके बाद बी लिखेंगे आप सामुदायिक संसाधन और नंबर 1 लिखेंगे समुदाय के सभी लोगों को उपलब्ध हों। नंबर 2 गांव की पशुचारण भूमि, शमशान भूमि, तालाब। ठीक है, नंबर 3 लिखेंगे नगरीय क्षेत्रों में पार्क, पिकनिक स्थल, खेल के मैदान आदि। इसके बाद लिखेंगे सी राष्ट्रीय संसाधन या तीसरा लिख सकते हैं आप राष्ट्रीय संसाधन। नंबर 1 तकनीकी रूप से सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। नंबर 2 लिखेंगे राष्ट्रीय सरकार को अधिकार है कि वह राष्ट्र हित में व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण कर सकती है। नंबर 3 लिखेंगे खनिज संसाधन, जल संसाधन, वन तथा वन्य जीवन, राजनीतिक सीमाओं के भीतर संपूर्ण भूमि। और नंबर 4 लिखेंगे बच्चों 2 समुद्री मील तक महासागरीय क्षेत्र में पाए जाने वाले सभी संसाधन राष्ट्रीय हैं। डी लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और नंबर 1 लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा नियम बनाना। नंबर 2 लिखेंगे तटरेखा से 200 किलोमीटर पर खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का अधिकार नहीं। नंबर 3 लिखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की अनुमति के बिना उपयोग नहीं। इस प्रकार से आप अपने इस 18वें प्रश्न का उत्तर याद करें साथ साथ बच्चों। और जो है 19वां प्रश्न आपके लिए आ सकता है बच्चों, मृदा निर्माण में कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं स्पष्ट करो। तो जानते हैं आप कौन कौन से कारक हैं। उत्तर में आप देखें सैल मृदा के लिए उचित सामग्री मिलना। नंबर 2 जलवायु लंबी अवधि में सैलों को छोटे छोटे टुकड़ों और कणों में बदलना। नंबर 3 लिख सकते हैं पेड़ पौधे जड़ें सैलों में घुसकर उन्हें तोड़ फोड़ देती हैं। और नंबर 4 अतिचारण पशुओं द्वारा निरंतर चराई से सैलों में परिवर्तन संभव। नंबर 5 वर्षा का जल सैलों के छिद्रों में घुसकर तोड़फोड़ का कार्य करता है। लंबे समय तक इन कारकों के क्रियाशील रहने से सैलों के टूटने की क्रिया चलती रहती है। धीरे धीरे मृदा का निर्माण होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं बच्चों। फिर आता है आपका 20वां प्रश्न, भारत में पाई जाने वाली मृदाओं का वर्णन करो तथा उनका वितरण भारत के मानचित्र में दर्शाइए। तो आप किस प्रकार से दिखाएंगे, चलिए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं भारत में पाई जाने वाली मृदा, सबसे पहले लिखेंगे जलोढ़ मृदा और लिखेंगे संपूर्ण उत्तरी मैदान में फैलाव। किसका? जलोढ़ मृदा का। दूसरा लिखेंगे यहाँ पर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्रों द्वारा विकसित होती है। रेत, सिल्ट और मृतिका के विभिन्न अनुपात, बहुत उपजाऊ और गन्ना, चावल, गेहूं आदि फसलों के लिए ये मृदा उपयुक्त मानी जाती है। ठीक है। नंबर 2 काली मृदा। काली मृदा के बारे में लिखेंगे रंग काला और दूसरा नाम इसका रेगर मृदा। कपास तथा मूंगफली खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त होती है और कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। इसमें क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास और चूने जैसे तत्वों से परिपूर्ण होती है। कौन मृदा? काली मृदा। इसके बाद बच्चों तीसरा लिखेंगे लाल और पीली मृदा। तो यहाँ पर लिखेंगे लोहे यानी आयरन के कणों की अधिकता के कारण रंग लाल और कहीं कहीं पर पीला भी इसका होता है। पाई जाती है बच्चों उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य गंगा के मैदान के दक्षिणी छोर और पश्चिमी घाट के पहाड़ी छोरों पर पाई जाती है। चौथा है बच्चों लेटेराइट मृदा और इसके बारे में लिखेंगे उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। भारी वर्षा से अत्यधिक निस्खलन का परिणाम होती है। ह्यूमस की मात्रा इसमें कम होती है। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम के पहाड़ी क्षेत्रों में यह पाई जाती है और काजू की फसल के लिए ये उपयुक्त मानी जाती है।
अगला है बच्चों भारत में पाई जाने वाली मृदा में से मरुस्थलीय मृदा। इसका रंग लाल और भूरा होता है, रेतीली और लवणीय होती है। शुष्क जलवायु, उच्च तापमान के कारण जल वाष्पन की दर अधिक होती है, ह्यूमस और नमी की मात्रा इसमें कम होती है। उचित सिंचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ इसे बनाया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं वन मृदा की। तो ये जो है पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। गठन में पर्वतीय पर्यावरण के अनुसार इसमें बदलाव होता है। नदी घाटियों में मृदा दोमट और सिल्टदार, हिमाच्छादित क्षेत्रों में मृदा का अधिक अपर्दन। इन मृदाओं का वितरण भारत के रेखा मानचित्र में दर्शाया गया है। आप इसे देख सकते हैं बच्चों, इसका अवलोकन करके इसका अभ्यास करें। ठीक है, तो इसके साथ ही बच्चों इस पाठ से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। आप इन प्रश्नों को अच्छे से याद करें बच्चों, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक में नहीं है बच्चों, ये आपके लिए कुछ प्रश्न जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं अलग से यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो आप इन्हें अच्छे से याद करें। इसके साथ ही बच्चों लेते हैं आपसे विदा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इसी प्रकार कुछ नए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ।